फ्रेंड्स, एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। काफी दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये अब से मैं कोशिश करूंगा कि 71 और 72 मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए जियोग्राफी का क्लास में रेगुलर रखूं। ठीक है, आज से ये रेगुलर रहेगा और ये जो जियोग्राफी का क्लास जो चलेगा, जियोग्राफी मेंस का, अभी आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में जो जिसमें सिलेबस का डिटेल्स से चर्चा मैंने किया था, एक एक चीज को मैंने बताया हुआ है और अभी आपको जियोग्राफी से क्वेश्चन जियोग्राफी मेंस में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जियोग्राफी के पोर्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफी में मार्क्स बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा पाई चार्ट, डेटा, मैप, ये सब का यूज होता है। ठीक है, तो आज से हम लोग जियोग्राफी मेंस की फर्स्ट क्लास, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, किसका है? वेगनर का। आप लोग को मैं शुरू कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने यूपीएससी में जियोग्राफी ऑप्शनल के साथ मैंने तैयारी किया था और एग्जाम दिया है। तो जियोग्राफी पर मेरा अच्छा खासा नॉलेज है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जियोग्राफी का जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, मैंने दिल्ली में भी ऑप्शनल का क्लास किया हुआ है और जो मैं अपने से शॉर्ट नोट्स और बनाया हुआ है, ये जियोग्राफी बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप आगे देखेंगे कि कैसे मैंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो मतलब इसमें जियोग्राफी में क्या है कि बहुत सारा मतलब मैप वगैरह का यूज किया जाता है, जो टीचर अक्सर उतना हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन मैप नहीं दे पाते हैं। देखिए, ये सब पूरा अपने से मैंने किया हुआ है। तो इसको एक और चीज है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रॉपर अपने कॉपी में हैंड रिटेन करना है। ठीक है, जितना पढ़ा दिया हूं इतना एनफ है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक फुलफिल मॉडल आंसर है। ठीक है, और मैं एक मॉडल टाइप का ही जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और उसके सिलेबस से मैंने सभी सिलेबस को अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक, तो एक एक टॉपिक को हम आज से शुरू करते हैं। ठीक है, और आज हमारा जो पहला कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट कर दे। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, मैं प्रॉपर एक एक चीज पढ़ाऊंगा, जितना लिखा हूं आप लोग इसको पढ़ते हुए लिखे। लेकिन आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, पता होना चाहिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते किसको है, आखिर क्या है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बता देता हूं। ठीक ठीक, तो चलिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, फिर आपको जो मैं नोट्स लिखाया हूं उसको आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या है कि जब मतलब पृथ्वी का निर्माण हो गया था, उसके बाद यहाँ पर पूरे जो स्थल रूप है ना, पूरे स्थल रूप वो एक प्लेट के आकार का था, तस्तरी, जिसको बोलते हैं हम पेंजिया। क्या बोलते हैं? पेंजिया। क्लियर? ये पूरा पृथ्वी जो यानी स्थल रूप था, किसका? एक तस्तरी रूप में था। उसको क्या बोलते हैं? पेंजिया बोलते थे। ठीक है, और चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है कि महासागर था। ठीक, चारों तरफ ये महासागर था। ठीक, इसके चारों तरफ पानी का एक बहुत बड़ी जल राशि थी चारों तरफ। ठीक, इसको बोलते हैं, यानी कि इस विशाल महासागर को क्या बोला जाता है? पेंथालासा। क्या बोलते हैं? पेंथालासा। ठीक है, तो दो चीज हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू आपको लेना जरूरी है, ताकि एक क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपको पता चले कि आखिर है क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक तो चलिए, तो इसको जो पानी जो चारों तरफ एक महासागर, चारों तरफ महासागर था, उसको बोलते हैं पेंथालासा। और जो स्थल का रूप तस्तरी नुमा था उसको बोलते हैं पेंजिया। ओके, अब क्या हुआ कि
कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हो गया। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन यानी दो भागों में पेंजिया बंट गया। तो जो दो भागों में पेंजिया बंटा, ठीक है, दो भागों में पेंजिया बंट गया, इससे क्या हुआ कि ये जो पेंथालासा का पानी था इसमें भर गया। क्लियर? तो जो दो भागों में पेंजिया बंटा तो इसके उत्तरी भाग को बोलते हैं लारेसिया। क्या बोलते हैं? लारेसिया। और दक्षिणी भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। क्लियर? उत्तरी भाग को लारेसिया, दूसरी भाग को गोंडवाना लैंड। और जो बीच में पानी भर गया यानी कि इससे भी एक महासागर का निर्माण हुआ, इसी महासागर को बोलते हैं तेथिस सागर। क्या बोलते हैं? तेथिस सागर। तो कभी क्वेश्चन आए कि पेंजिया का विखंडन कब हुआ था, तो ये हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन होने से पेंजिया दो भागों में बंट गया। जो दक्षिणी भाग था उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड और जो उत्तरी भाग था उसको बोलते हैं लारेसिया। क्लियर? सॉरी, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? लारेसिया। दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और ये हो गया पेंजिया। अब क्या हुआ कि ये पेंजिया जो था विखंडन होके उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। अब कुछ और समय के बाद गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो गया। गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया। कुछ और समय बाद लारेसिया का भी विखंडन हो गया। ठीक है? तो जब लारेसिया का विखंडन हुआ तो ये दो भागों में बंट गया। लारेसिया भी दो भागों में बंट गया, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। तो जो पूर्वी भाग बंटा इससे निर्माण हुआ उत्तर अमेरिका का। उत्तर अमेरिका। और जो पश्चिमी भाग था इससे निर्माण किसका हुआ? इससे निर्माण हुआ यूरेशिया का। यूरेशिया यानी कि इसमें यूरोप प्लस एशिया सम्मिलित था। आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा, मैंने प्रॉपर नोट्स लिखाया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सर ऐसे थोड़ा सा बता दिए। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझिए कि जब आपको लारेसिया उत्तर की तरफ विभाजित हो गया तो उत्तरी भाग को लारेसिया बोला गया। लारेसिया भी दो भागों में बटा, जिसका पूर्वी भाग था क्या कहलाया? यूरेशिया। और जो इसका पश्चिमी भाग था वो क्या कहलाया? उत्तर अमेरिका। तो पश्चिमी भाग जब टूट करके, पश्चिमी भाग लारेसिया का पश्चिमी भाग जब टूट करके आपको पश्चिम की तरफ बढ़ा इधर, तो बीच में पेंथालासा का पानी तो इसमें भी भरेगा। अब पेंथालासा का पानी इसमें भरा तो इससे निर्माण हुआ उत्तर अटलांटिक महासागर का। उत्तर अटलांटिक महासागर। क्लियर? उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है? जब आपको गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो जो पश्चिम साइड में था इससे निर्माण हुआ दक्षिण अमेरिका का। कौन? दक्षिण अमेरिका का। और जो पश्चिमी भाग शेष रह गया, पूर्वी भाग जो शेष रह गया, पूर्वी भाग जो शेष रह गया उसी को बोलते हैं अफ्रीका, या अभी भी उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है? यानी कि गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन है? अफ्रीका। जो गोंडवाना लैंड का पश्चिमी भाग था उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका। और ये दोनों को गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण, यानी गोंडवाना लैंड जब टूटा तो गोंडवाना लैंड जब टूट गया तो इसके पश्चिमी भूखंड को बोला गया दक्षिण अमेरिका और पूर्वी भूखंड को बोला गया अफ्रीका। अब बीच में एक महासागर का निर्माण हो गया, उसी महासागर को बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर। दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्लियर? ये आपको पता चला कि ये क्या हुआ? दक्षिण अटलांटिक महासागर। और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, अब देखिए ये उत्तर अटलांटिक महासागर था और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर था, इसी दोनों को मिला दिया गया तो अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यूरेशिया का निर्माण कैसे हुआ,
आपको उत्तर अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम ये सही है कि गलत है, हम बात की बात करेंगे, इसको हमको पूरा नहीं मान लेना है, प्रॉपर ये सही ही है, ठीक है। लेकिन हम वेगनर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वेगनर महोदय ने दिया था, उनके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो उसके अनुसार हमको पता चला कि उत्तर अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ, दक्षिण अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ, अफ्रीका का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। अब यही अफ्रीका, यहाँ थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले ही लेते हैं, यही अफ्रीका जो बच गया था ऐसे, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, ये जो अफ्रीका था, ये आप जो क्या बोलते हैं, ये अफ्रीका था। अब अफ्रीका भी टूटा, अफ्रीका का पूर्वी भाग, अफ्रीका का पूर्वी भाग टूटा और टूट करके वो कहां निकला? पश्चिम पूरब की तरफ। तो अफ्रीका का पूर्वी भाग पूरब की तरफ टूट करके निकला, तो यहां से एक खंड, यानी कि यहां से मानिए कि एक पूरा खंड टूटा, तो इसका एक खंड टूट करके एकदम पूरब की तरफ चला, जिससे किसका निर्माण हुआ? ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। एक खंड उत्तर और पूरब की तरफ टूट कर चला ऐसे, तो ऐसे जब टूट कर चला, तो इससे ये उत्तर और पूर्व की तरफ चला, तो इससे निर्माण हुआ भारत का। क्लियर? और यहां पर एक खंड रह गया जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर। क्लियर? तो अफ्रीका का ही टूट करके भाग है कौन? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका का ही टूट करके, यानी कि गोंडवाना लैंड का, जब गोंडवाना लैंड का पूर्वी भाग टूटा तो ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड का पूर्वी भाग टूट करके उत्तर और पूरब की तरफ गया, तो इससे भारत का निर्माण हुआ। और इसी से एक महासागर का निर्माण हुआ बीच में, उसको बोलते हैं हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ, दक्षिण अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सबका निर्माण कैसे हुआ, कैसे टूट टूट कर बना, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं अपने मुख्य पृष्ठ पर कि आखिर है क्या। इतना आप लोग समझ गए कि कैसे गोंडवाना लैंड और पेंजिया, और एक और बता दें कि ये जो पेंथालासा था ना, पेंथालासा का पानी ही आपको सब में भरा, और आज जो प्रशांत महासागर है वो पेंथालासा का अवशेष है। पेंथालासा का अवशेष के रूप में कौन बचा हुआ है? प्रशांत महासागर। और पेंजिया के अवशेष के रूप में कौन सा महाद्वीप बचा हुआ है? तो है अफ्रीका, ठीक है। यानी पेंजिया का अवशेष अफ्रीका कहलाएगा, और पेंथालासा का अवशेष कौन सा कहलाएगा? अमेरिका, ये प्रशांत महासागर कहलाएगा। अब आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूं, देखिए यही फिगर था जिससे आपको हम बता रहे थे। ये हो गया पेंजिया पूरा, एक सेकंड हम थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, ये हो गया हमारा पेंजिया। देखिए ये पेंजिया है तस्तरीनुमा, और यही पेंजिया से बीच से विखंडन हुआ था, ये विखंडन हुआ, तो इसी से 33 महासागर, देखिए 33 महासागर का निर्माण हुआ था। इसी 33 महासागर उत्तर वाले को लारेसिया बोला गया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। लारेसिया यहाँ बीच से टूटेगा, गोंडवाना लैंड भी यहाँ बीच से टूटेगा। गोंडवाना लैंड बीच से टूटेगा तो ये दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ, ये उत्तर अमेरिका का, ये यूरेशिया का, और ये अफ्रीका का। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं रियलिटी क्या है, हम प्रॉपर अपने सिद्धांत। तो देखिए, वेगनर महोदय जो थे ना, थोड़ा सा बता दें अब कि वेगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे, ठीक है। क्या थे? जलवायु की खोज कर रहे थे। तो जलवायु की खोज करने के क्रम में उन्होंने मतलब पूरे विश्व का भ्रमण किया कि आखिर कहाँ कहाँ। अब विश्व का भ्रमण किया, तो विश्व के भ्रमण करने के क्रम में देख रहे थे कि मतलब कि वो पूरे विश्व का भ्रमण किए, तो देखे विषुवत रेखा पर कुछ अलग प्रकार की जलवायु मिल रही है। आपको जो शीतोष्ण कटिबंध है और आपको जो ध्रुव है, वहां किसी और प्रकार की जलवायु मिल रही है। शीतोष्ण कटिबंध में वही जलवायु मिल रही है। एक खास बात यह है कि जिसका जो चीज मिलना चाहिए विषुवत रेखा के पास, वो चीज देखे कि ये क्या बोलते हैं, वो चीज देखे कि शीतोष्ण कटिबंध में मिल रहा है। जिसका निर्माण होना चाहिए शीतोष्ण कटिबंध है, वो देख रहे हैं कि विषुवत रेखा के पास मिल रहा है।
कुछ देख रहे हैं कि जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पास होना चाहिए यानी अंटार्कटिका के पास होना चाहिए, ध्रुव के पास, उसका कुछ पार्ट आपको दक्षिण में भी मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा या तो दो ही कंडीशन हो सकता है कि एक ही जगह पर अलग अलग समय में एक ही जगह पर अलग अलग समय में जलवायु का प्रभाव रहा हो, यानी एक ही समय में मान लीजिए कि आपको ठंडी भी पड़ा हो, गर्मी भी पड़ा हो, तो उस तरह के वस्तु का निर्माण हो गया हो, क्लाइमेट कंडीशन। या दूसरा है कि ये चीज जो यहाँ मिल रहा है यही तैरते हुए या यहाँ से कहीं दूसरे जगह चल गया हो, तो निर्माण की प्रक्रिया तो यहाँ हुआ लेकिन तैर करके दूसरे जगह चला गया। तो उन्होंने अपने आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं ये चीज जो यहाँ निर्माण हो रहा है विषुवत रेखा के पास, ये आपको मतलब कि तैरते हुए या इसका विस्थापन हुआ, ये जो चीज विषुवत रेखा के पास है ये शीतोष्ण कटिबंध में कैसे पहुंचा, तो कहीं ना कहीं ये विस्थापित होकर के पहुंचा है। और इसी से वो निष्कर्ष निकाले कि जितने आज महाद्वीप देख रहे हैं, मतलब उसी से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उसके आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, अब चलिए हम प्रॉपर आते हैं अपने टॉपिक पर। अब आप लोग प्रॉपर जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स लिखते चलिए। चलिए देखिए, और बीच बीच में हम समझाते चलेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर की स्वतंत्र मौलिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि पूर्व के प्रवाह सिद्धांतों और नवीनतम अन्वेषणों पर आधारित एक परिसंशोधित मत है जिसे उन्होंने 1912 में प्रस्तुत किया गया, मैंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब आइए। वेगनर महोदय मूलतः जर्मनी के एक जलवायु शास्त्री थे। वेगनर महोदय का संबंध भू आकृति विज्ञान से नहीं था। भूमंडल पर वेगनर महोदय के सामने जलवायु परिवर्तन की मुख्य समस्या थी। क्या थी उनके सामने समस्या? जलवायु परिवर्तन की मुख्य समस्या थी। किनके सामने? वेगनर महोदय के सामने। भूमंडल पर ऐसा पाया गया कि एक ही स्थल पर अलग अलग जलवायु का प्रभाव रहा है। एक ही स्थल पर अलग अलग जलवायु का प्रभाव रहा है। जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या प्रायद्वीपीय भारत में हिमानीकरण का साक्ष्य मिला। यानी हिमानीकरण, भारत में हिमानीकरण का साक्ष्य कैसे मिला? तब वेगनर महोदय ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए दुनिया भर की यात्राएं की, यानी पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया। ठीक है, ये एक तरह से ओवरव्यू हम दिए हुए हैं, यानी भूमिका के तौर पर। इन यात्राओं के दौरान वेगनर महोदय ने जो प्रमाण वेगनर महोदय को जो प्रमाण प्राप्त हुए उसके आधार पर वेगनर महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। आई बात समझ में? मैंने जो बताया उधर वो यहाँ पर आ गया कि महाद्वीपों का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ। अब इस सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, देखिए वेगनर महोदय का ये जो सिद्धांत है ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 38 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। बीपीएससी का ट्रेंड रहा है। ठीक है, हम अभी वर्ल्ड का फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं और इस फिजिकल जियोग्राफी में आपको 38 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। और ये जो लेक्चर है 71 बीपीएससी के लिए भी है और 72 बीपीएससी दोनों के लिए है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं नोट्स लिखाया हूं आप प्रॉपर नोट्स फिगर के साथ बना लीजिए। क्लियर? अब उनके सिद्धांत का पहला देखिए। वेगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे जिसे वेगनर महोदय ने पेंजिया नाम दिया। क्लियर? दूसरा मान्यता, पेंजिया के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के निकट थी, यानी पेंजिया की स्थिति जो थी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के निकट थी। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे उन्होंने क्या कहा? पेंथालसा नाम दिया। क्लियर? जुरासिक युग में पेंजिया का विखंडन हुआ। ठीक है, किस युग में विखंडन हुआ? जुरासिक युग में। वेगनर महोदय ने पेंजिया के 2 दिशाओं में प्रवाह को दर्शाया गया है। ठीक है, 2 दिशाओं में। और वो क्या दर्शाया कि पेंजिया का जो ये पेंजिया था इसका विखंडन हुआ तो ये 2 दिशाओं में हुआ। ठीक है, अब उस दिशा का हम लोग देखते हैं। एक हुआ उत्तर की ओर और दूसरा हुआ उत्तर और पश्चिम की ओर। यहाँ पश्चिम की ओर लिखा हुआ है तो आप पश्चिम की ओर भी जानिए। वास्तव में ये प्रवाह 2 प्रकार के बलों के द्वारा हुआ। उत्तर की ओर प्रवाह गुरुत्व बल, ध्यान रखिएगा, और प्लवनशीलता बल के कारण संभव हुआ, क्योंकि सियाल पर
सियाल जो था सीमा पर तैर रहा था। अब आप बोलिएगा कि सियाल और सीमा क्या होता है? तो देखिए ये हमारा हो गया पृथ्वी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसका एक भाग हम ले लिए, जैसे ये पूरा पृथ्वी हो गया उसका एक भाग। तो पृथ्वी ना पृथ्वी तीन परतों से मिलकर बना है। जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको बोलते हैं सियाल, जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं सीमा, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सियाल सीमा, और इसको बोलते हैं निफे, ठीक है। जो केंद्र के पास होता है निफे, जो बीच में हो गया उसको सियाल, और जो ऊपर बीच में हो गया उसको सीमा, और जो ऊपर हो गया उसको सियाल, ठीक है। तो ये सीमा पर कौन तैर रहा था? सियाल तैर रहा था, इसी को यहाँ बताया गया, ठीक है। सीमा पर तैर रहा था। और पश्चिम की ओर प्रवाह चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ। उत्तर की ओर प्रवाह हम देखते हैं गुरुत्वीय बल और प्लवनशीलता बल के कारण, लेकिन पश्चिम की ओर प्रवाह किसके कारण हुआ? ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जिस कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से उत्पन्न प्रभाव मतलब प्रभाव से उत्पन्न घूर्णन के कारण महाद्वीप पीछे की ओर छूट गए। उनका कहना था कि ये जो हमारा पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, ठीक है, पूरब की तरफ घूम रहा है, लेकिन पूरब की तरफ घूम रहा है, पश्चिम साइड में, ये पश्चिम साइड की ओर क्या है कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति इसको खींच लिया। आई बात समझ में? इसको खींच लिया, तो ये भाग जो था स्थल वाला पीछे छूट गया, पीछे छूट गया, और ज्वारीय शक्ति के कारण ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगा। इसी से किसका निर्माण हुआ? हमको मतलब कि मतलब महाद्वीप पश्चिम की तरफ खिसक गए, ठीक है। अब ज्वारीय बल के कारण दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना लैंड से अलग हो गए। यानी ज्वारीय बल के कारण कौन कौन? तो दक्षिण अमेरिका जो था आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया और गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, और गोंडवाना लैंड का शेष भाग अफ्रीका के रूप में रह गया। आई बात समझ में? हम जो गोंडवाना लैंड जो पूरा था जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ये नीचे वाला भाग जो रह गया था, ऊपर वाला लरेसिया, तो इससे ज्वारीय बल के कारण ये पश्चिमी भाग पीछे छूट गया। तो पीछे छूट गया, तो इसमें कौन कौन सा भाग था? आपको भारत था, दूसरा कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, और तीसरा कौन था? अफ्रीका था। इससे कौन अलग हो गया? इन तीनों से कौन अलग हो गया? तो दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, नॉर्थ साउथ अमेरिका अलग हो गया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, ठीक है। उसी चीज को यहाँ बताया हुआ, तो अलग हो गया। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, जिससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार भारत पहले अफ्रीका से जुड़ा था तथा अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, जिससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। क्लियर? चारों तरफ महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण पेंथालासा संकुचित हो गया और उसका अवशेष प्रशांत महासागर के रूप में दिखाई देता है। यही यहाँ बताने की कोशिश किया गया। आप फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 2D फिगर भी बनाया हूं आगे। यही हो गया आपको, ये हो गया आपको यूरेशिया, यानी पूरा ये था, तो ये था आपको पूरा जो दक्षिण वाला पार्ट था इसको बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड, और उत्तर वाला पार्ट था लारेसिया। आई बात समझ में? क्या था? लारेसिया। अब हुआ कि ये जो लारेसिया था और ये जो गोंडवाना लैंड था, तो चंद्रमा के ज्वारीय शक्ति के कारण ये लारेसिया और गोंडवाना लैंड का पश्चिमी भाग जो था टूट करके पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगा, ठीक है। और प्रवाहित होने लगा तो इसी ज्वारीय बल के कारण उत्तर अमेरिका का निर्माण हुआ, और इसी ज्वारीय बल के कारण दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ। और जब टूट करके पश्चिम की तरफ बढ़ गया ये भूखंड, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, तो बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, और इसी सागर को बोलते हैं हम कौन सा सागर? ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आप फिगर भी थोड़ा सा बना लीजिएगा, मैं फिगर प्रॉपर बनाया भी हूं, ठीक है। अब वेगनर द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य। अब वेगनर महोदय ने कौन कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे पता चल सके कि सच में जो महाद्वीप है उसका विखंडन हुआ है, और विखंडन होकर के उसका विस्थापन भी हुआ है। तो वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीप को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल है,
कि ये जो देखा जा रहा है आज के समय में जो बना हुआ है पूरा विश्व है, अगर उसको एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक पेंजिया का रूप ले लेगा। जैसे मान लीजिए एक आईना है और आईने पर एक पत्थर गिरा दीजिए, ठीक है, तो पत्थर गिराइएगा तो ये टूट गया, ऐसे सबको टूट गया। अब इस आईने को अगर आप जोड़ दीजिएगा ना तो एक टूटा हुआ आईना लगेगा कि हाँ ये सारा जो पार्ट है इसी आईना का पार्ट एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो वेगनर महोदय ने ये बोला कि अगर सभी महाद्वीप कौन कौन सा है, 7 महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, ठीक है, इस सातों महाद्वीप को अगर जोड़ देना तो पेंजिया का रूप ले लेगा, ठीक है। तो पहला साक्ष्य। दूसरा, ब्राजील और गिनी के मग्न तट पूरी तरह से एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और आपको बता दें कि ब्राजील और गिनी एक आपको हमें मैप लेना चाहिए था, वर्ल्ड मैप, यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कौन सा, ब्राजील और एक सेकेंड, कह रहा है ब्राजील और गिनी के तट। देखिए मैं थोड़ा सा यहां बताता हूं, ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया हमारा अफ्रीका। तो ये जो है ना, ये जो पार्ट है ब्राजील कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का ये वाला पार्ट क्या है, ब्राजील एक देश है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे गिन्नी की खाड़ी है, तो ये गिन्नी का तट कहलाता है। कौन सा, गिन्नी का तट। अब देखिए कहीं ना कहीं इसको ले जाकर यहाँ सटा दीजिएगा ना तो लगेगा कि एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ये आई बात समझ में। तो इसी को वेगनर महोदय ने कहा कि ये दोनों का जो मग्न तट है ना लगभग समान है। आई बात समझ में, लगभग समान है। एक और साक्ष्य दिया कि यहाँ पे जो डिपोजिशन मिलता है, जो गोल्ड वगैरह मिलता है, वही गोल्ड कोस्ट यहाँ गिनी के तट पर भी मिलता है, यानी कि सेम संरचना वाला। तो लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये टूट करके अलग हुआ है, तभी तो यहाँ जो मिल रहा था वही यहाँ पर भी मिल रहा है। आई बात समझ में, इसी को उन्होंने कहा है। 10 डिग्री अक्षांश पर ध्रुवीय जीवों के जीवाश्म प्राप्त हो रहे हैं। 10 डिग्री अक्षांश पर क्या हो रहा है, ध्रुवीय जीवों के अक्षांश प्राप्त हो रहे हैं। विषुवत रेखा के पास हिमनदियों के निक्षेपों का प्राप्त होना जो कि कार्बोनिफेरस युग के अवशेष है। यानी कि विषुवत रेखा के पास कैसे प्राप्त हो गया, जो आपको हिम युग के पास था, तो कहीं ना कहीं ये वाला स्थल आपको विषुवत रेखा के पास आया होगा। आई बात समझ में। तो वही जो पहले पेंजिया दक्षिण में था, जो उत्तरी भाग लारेशिया टूटा तो ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ पहले, और उत्तर की तरफ प्रवाहित होने के क्रम में विषुवत रेखा को भी पार किया, तो यहाँ पर भी क्या मिला, हिमनदियों के अवशेष मिले। क्लियर। मध्य समशीतोष्ण कटिबंध पर उत्तरी गोलार्ध में कोयले का प्राप्त होना, ये भी मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ज्ञातव्य है कि कोयले की उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय कठोर तनों के वृक्षों से होती है, न कि समशीतोष्ण कटिबंधों के वनस्पतियों से। कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय तनों की वनस्पति से होती है। अब उष्ण कटिबंधीय किसको बोलेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय आपको ये हो गया हमारा पृथ्वी, तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ, ये हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये हो गया 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो इन दोनों के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और 35 लगभग 35 से 65 डिग्री का भाग जो होता है ना, इसको बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंध का चीज आपको समशीतोष्ण से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कहाँ गया है, विस्थापित हुआ है उत्तर की तरफ। आई बात समझ में, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। स्कैंडिनेविया के पर्वत और कनाडा के लॉरेंस पर्वत क्रमों में समानता मिलती है। स्कैंडिनेवियाई देश आपको पता है कौन कौन सा हो गया, तो आपको ये फिनलैंड हो गया, आपको नॉर्वे हो गया, ये सब जितना वहां पर देश है, और आपको जो कनाडा का जो लॉरेंस पर्वत है, दोनों में समानता मिलती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि वहां से टूट करके ये पश्चिम की तरफ, ये हो गया आपको कौन सा, यूरोप का भाग, ये स्कैंडिनेवियन हो गया, और ये कनाडा हो गया। तो लग रहा है ना कहीं ये वाला पार्ट जो है यहाँ से टूट करके पश्चिम की तरफ गया है, इसलिए समानता मिलती है। क्लियर। अर्जेंटीना में रियो डी प्लाटा के पास पुरातन बैसाल्ट लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराना है। यह बैसाल्ट दक्षिणी अफ्रीका के ग्रेट कारूज में प्राप्त हुआ। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखिए। अब जीवाश्म संबंधी भी उन्होंने कुछ प्रमाण दिया। कौन कौन सा? तो ग्लोसेप्टिक फॉर्म के अवशेष गोंडवाना लैंड के सभी क्षेत्रों पर एक समान मिलती है। तो गोंडवाना लैंड के सभी क्षेत्रों पर ग्लोसेप्टिक फॉर्म मिलती है, तो वो आपको आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, वो आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। मार्सुपियल अपोजम्स का मिलना, मार्सुपियल अपोजम्स का मिलना, ये एक जीव है, तो इसका भी मिलना एक प्रमाण दिखाता है। लेमिंग्स बिलकारी जीव है जो नॉर्वे में पाया जाता है। कहाँ? नॉर्वे में पाया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर ये पश्चिम की तरफ नए आवास की खोज में भागते हैं, न कि आत्महत्या के लिए, क्योंकि इन्हें भौगोलिक ज्ञान था कि गोंडवाना लैंड मतलब ग्रीनलैंड, नॉर्वे मतलब ग्रीनलैंड जो है ना, वो मतलब कि नॉर्वे और नॉर्वे का पार्ट है, यानी ग्रीनलैंड आपको क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड जो है यूरोप का पार्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कहा जाता है ना कि लेमिंग्स एक जीवकारी बिल है ना जो आत्महत्या करते हैं। तो रियल में वो आत्महत्या नहीं करते हैं, मैं आपको उसका कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिगर में, ये हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको स्कैंडिनेवियन का पार्ट है, नॉर्वे का पार्ट है। ठीक है, नॉर्वे वाला। और यहां पर आपको है ग्रीनलैंड, और ये हो गया उत्तर अमेरिका। ठीक है, तो अब आप आइए, कहां पे देख रहे थे? हाँ, जीवाश्म संबंधी पार्ट। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड नॉर्वे के तट से नजदीक है, परंतु आज ग्रीनलैंड महाद्वीप विस्थापन कारण दूर हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये हो गया आपको नॉर्वे, ये हो गया ग्रीनलैंड, और ये हो गया आपको उत्तर अमेरिका। तो एक समय था जब ये तीनों सटा हुआ था। तो जो आपको ये लेमिंग्स बिलकारी जीव है, ये जनसंख्या वृद्धि होने पर क्या करते थे? पश्चिम की ओर चलते थे। तो ये तो तीनों एक दूसरे से सटा था, तो ये ग्रीनलैंड पर भी पहुंच जाते थे। आई बात समझ में? और ये हजारों साल से ये पश्चिम की तरफ जा रहे थे, लेकिन हजारों करोड़ों साल बाद क्या हुआ कि ये नॉर्वे का तट जो है यहाँ से, यानी कि यूरोप से टूट करके ग्रीनलैंड अलग हो गया और उत्तर अमेरिका अलग हो गया। जब अलग हुआ तो बीच में कौन सा महासागर आ गया? उत्तर अटलांटिक महासागर का पानी भर गया। तो अब ये जो नॉर्वे का जीव है, ये चलेंगे किधर? पश्चिम की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि आगे हमको ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका मिलेगा जो सटा हुआ था स्थल। लेकिन ये क्या हुआ? विस्थापित हो गया। अब विस्थापित हो गया तो नॉर्वे से ये चलते तो है जीव, लेकिन इस पानी में डूब करके मर जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये कहा गया कि इन जीवों को ये भौगोलिक ज्ञान था कि कहीं ना कहीं ये सटा हुआ था, और आज भी उनको लगता है कि सटा हुआ है, इसीलिए पश्चिम में जाते हैं और अटलांटिक महासागर में डूब करके मर जाते हैं। और लोग कहते हैं कि क्या, वो आत्महत्या करते हैं। उनको पहले से पता था। आई बात समझ में? तो ये भी एक क्या है, एक साक्ष्य है कि उनको मतलब कि अलग हुआ है जानवरों के बिहेव से देख करके। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रॉपर हो गया क्या कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, इसके लिए उन्होंने कौन कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत किया, क्या क्या इसकी मान्यताएं थी। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। ठीक है, तो आलोचना में देखते हैं कि आखिर क्या आलोचना है। ठीक है, तो आलोचना भी आपको बताना होगा। तो पेंजिया का विखंडन किस कारण हुआ, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जो पेंजिया था, एक दूसरे पेंजिया जुटा हुआ था, तो ये किस बल के कारण आपको एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ था, या किस बल के कारण एक दूसरे से विखंडन हो गया, ये उन्होंने नहीं बताया। या अगर कोई बल था तो कौन सा बल इनको एक दूसरे से जोड़ करके रखा हुआ था, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। ये उसकी आलोचना हो गई। वेगनर महोदय के अनुसार प्रवाह उत्तर की ओर हुआ और पश्चिम की ओर, जबकि महाद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये भी एक गलत उनका साक्ष्य, आलोचना का साक्ष्य बन रहा है। चंद्रमा का ज्वारीय बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए तभी पर्याप्त माना जाएगा जब चंद्रमा का ज्वारीय बल वर्तमान बल से 1 करोड़ गुना अधिक हो। इसका अर्थ है कि वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने जिस बल के कारण बताया कि इसके कारण महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, वो उन्होंने गलत बताया। वो कब सही होता? जब आज ज्वारीय बल से 1 लाख गुना, 1 करोड़ गुना अधिक होता वो बल, तब संभव था कि वो होता। वेगनर महोदय कई परस्पर विरोधी बातें कह गए।
पहले बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा था और बाद में बताया कि सियाल सीमा से टकरा गया। आई बात समझ में? तो ये भी एक आलोचना का कारण है। मैं बताता हूं क्यों। अटलांटिक महासागर में कटक का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो ये हमारा आलोचना हो गया और इसी के साथ ये खत्म हो गया। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आलोचना के बारे में और बता दूं। ठीक, देखिए देखिए इन्होंने बताया कि जो अमेरिका का निर्माण हुआ, उत्तर अमेरिका का, तो सियाल सीमा पे तैर रहा था। कौन सियाल सीमा पे तैर रहा था? तो उसके कारण क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। तो जब ये पता चला कि ये एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ये एंडीज पर्वत और ये रॉकी पर्वत, तो रॉकी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले बताया कि सियाल सीमा पे तैर रहा था, इस कारण उत्तर अमेरिका का निर्माण हुआ। इसके निर्माण रॉकी पर्वत के निर्माण के उन्होंने बता दिया कि सियाल सीमा से टकरा गया, इसके कारण इसका निर्माण हुआ। अब कोई उनकी बात कोई एक ही सही होगी ना, कि या तो सियाल सीमा पे तैर रहा था या सियाल सीमा से टकरा गया। तो ये खुद ही द्वंद की बातें कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि सियाल सीमा पे तैर रहा था और दूसरी बार उन्होंने बता रहा है कि रॉकी पर्वत का निर्माण सियाल सीमा से टकरा गया। तो आप खुद ही अपनी बातों पर अडिग नहीं है, तो एक आलोचना का कारण बन गया। प्लस कि जब ये अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ ना, तो बीच में एक कटक है, पहाड़, ये समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ का निर्माण हुआ है। तो इस पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में वेगनर महोदय ने कुछ कहा ही नहीं। क्लियर है बात समझ में? तो इसके बारे में क्या है, वो मौन है। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बताया है। फिर से आपको और कोई परस्पर विरोधी, प्लस कि उन्होंने बताया कि ये इधर ये चंद्रमा की शक्ति के कारण हुआ है, ज्वारीय बल के कारण। तो ज्वारीय बल उतना अधिक नहीं है कि ये इसको अलग कर सके। अगर कब मानते, जब ज्वारीय बल 1 करोड़ गुना ज्यादा मजबूत होता आज से। है बात समझ में? प्लस कि ये जो पेंजिया था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, तो किस बल के कारण जुड़ा हुआ था, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। ये पेंजिया का विखंडन जब एक दूसरे से हो गया, तो ये विखंडन किस बल के कारण, लारेसिया का विखंडन हुआ गोंडवाना लैंड के बारे में, इसके बारे में भी नहीं बताया उन्होंने। है बात समझ में? कि लारेसिया और गोंडवाना लैंड का विखंडन किस बल का, ये सब। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर का है, बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपका काम है कि इसको अपने कॉपी पर फिगर के साथ, ये आपको फर्स्ट पेज में ये फिगर बनाइएगा। ठीक है, सेकंड पेज में आपको थोड़ा मैंने फिगर यहाँ बनाया हुआ है, सेकंड पेज में ये वाला फिगर आप जोड़िएगा। आई बात समझ में? सेकंड पेज में ये फिगर बनाइएगा। ठीक है, थर्ड पेज में थोड़ा सा अगर जाए, लगे कि हाँ देना चाहिए फिगर तो ठीक है, नहीं देना चाहिए तो कोई बात नहीं है। क्लियर? और फिर आपको अच्छे से सारा चीज ये अपने आप में एक नोट से प्रॉपर, तो आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कल का जो टॉपिक रहेगा मेरा, ये रहेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से अच्छा खासा 38 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पूरा प्रॉपर मैंने फिगर बनाया हुआ है, कैसे कैसे ये सब है। प्लस की जो हिमालय का निर्माण होता है, तो हिमालय का निर्माण में के लिए भी मैंने अच्छे से ये सब बताया हुआ है फिगर के साथ। ये कैसे आपको देखिए, आपको यूरेशिया प्लेट हो गया, ये इंडियन प्लेट हो गया, बीच में 33 महासागर था, यही जाकर टकराएगा तो हिमालय का निर्माण होगा। तो ये प्रॉपर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी आलोचना वगैरह टोटल है। तो कल हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे और ये लेक्चर रेगुलर रहेगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए। आप कहीं भी किसी भी टीचर से आप पढ़िए, इतना डिटेल्स में और नोट्स के साथ कोई नहीं बताएगा। और जितना अच्छे से मैंने एक एक चीज को फिगर मैंने बनाया हुआ है, मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, तो आप इसको बनाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बस आपको कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा। फ्री ऑफ कॉस्ट है 71 और 72 के लिए। बस आप केवल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे गुजारिश है। ठीक है, अब शाम के टाइम में एक मैं जियोग्राफी का ही एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वगैरह वीडियो अपलोड होगा, लेकिन ये जो है पर डे आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।